अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम चैप्टर 20 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में और जो अच्छा एक फर्टिलाइजर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और फिर हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा लेक्चर फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? अगर हम उर्दू में देखें तो हम इनको कहते हैं खाद। खाद क्या होती है? हम कहते हैं ये एक ऐसा एलिमेंट है जो पौधों को लगाते हैं। ये ऐसी सब्सटेंस है जो पौधों को इसलिए लगाते हैं ताकि फर्टिलिटी बढ़ जाए, हमारी फसल ज़्यादा है, हमारी जो ज़मीन है उसकी पैदावार ज़्यादा हो, हमारी जो खेत हैं उससे ज़्यादा फसल हमको मिले। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजर्स का नाम देते हैं, खाद का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं that are added to the soil, add to the soil to make up the deficiency, to make up the deficiency. डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो हम कहते हैं अगर हमारे पास सॉइल के अंदर कोई चीज की कमी है, भाई किस चीज की कमी? तो हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें हम NKP ये 3 वर्ड्स लिखते हैं। NKP इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। तो नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए सॉइल के अंदर जो सब्सटेंसेस ऐड की जाएंगी उनको हम नाम देंगे फर्टिलाइजर। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। वो वाली सब्सटेंसेस जो सॉइल में इसलिए ऐड की जाती है ताकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम इनकी कमी को पूरा किया जा सके। भाई अगर इनकी कमी पूरी हो जाएगी तो क्या होगा? हम कहते हैं इससे इस फर्टिलाइजर्स के 2 फंक्शन सामने आते हैं। इसके 2 फंक्शन हैं। पहला फंक्शन ये है कि अगर न्यूट्रिएंट्स ये वाले ऐड हो गए तो इससे क्या होगा? इट इनहैंस द नेचुरल फर्टिलिटी। जो फसल है उसकी नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इनहैंस का मतलब होता है बढ़ जाना। तो क्या होगा? पौधे की जो कुदरती तौर पर फसल ज्यादा देने की कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। क्यों? हम कहते हैं लास्ट टाइम जो हमने वहां पर प्रीवियस क्रॉप्स डाली थी, लेट्स सपोज आपने काश्त की थी पहले, उसके अंदर गंदम की, अब उसमें काश्त करने वाले हो चावल की। तो वो पहले जो गंदम थी उसने भी तो जमीन से कुछ न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक किया था, उसने भी तो नाइट्रोजन, फास्फोरस लिए थे। तो हम कहते हैं अब उसके अंदर उनकी कमी आ गई। अब उसको आर्टिफिशियल तरीके से हम पूरा कर देंगे और वो क्या है? फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेंगे। हम कहते हैं प्रीवियस क्रॉप्स ने जो उसके अंदर से एलिमेंट्स को लिए थे ये क्या करेगी? उनको प्रोवाइड करेगी। इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स to the soil that have been taken by the previous crops। वो वाले न्यूट्रिएंट्स उनको दोबारा प्रोवाइड करेगी जो प्रीवियस क्रॉप्स उनसे ले चुकी है। बेटा सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजर्स पौधों को इसलिए दिए जाते हैं, खाद इसलिए लगाई जाती है ताकि उसके अंदर जो पिछली फसल ने जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किए उनकी जो कमी थी उसको पूरा किया जा सके। और दूसरा, इससे फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो बेटा ये हमारे पास फर्टिलाइजर और इनके 2 फंक्शन थे। आगे टॉपिक पे मूव करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजर तो लगा लिए। अब फर्टिलाइजर लगाने से हमें ये तो पता चले भाई चूज कौन सा करना है, हमें कौन सा फर्टिलाइजर जो है वो मार्केट से खरीद के लेके आना है, कौन सा फर्टिलाइजर है जिसपे पैसे खर्चने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर। एक जो किसान है जब वो फर्टिलाइजर खरीदता है तो वो किन किन क्वालिटीज को देख के खरीदता है, या हम यूं कह लें जब अगर फर्टिलाइजर लेने जा रहा है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, भी ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो,
फिर हम ये फर्टिलाइजर लेंगे। क्या ये सारी क्वालिटीज को पूरा करता है? तो सबसे पहले जो क्वालिटी है वो तो उसकी ये कोशिश होगी कि इसके अंदर जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं, क्या है? न्यूट्रेंट्स। हम कहते हैं इसके अंदर जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं, वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, वट जो भी न्यूट्रेंट है, दैट इज रेडियली अवेलेबल टू द सॉइल। वो हमारी सॉइल को रेडियली अवेलेबल है, रेडियली मीन तेजी से मिल सकता है। ऐसा ना हो कि हमने फसल काश्त कर दी, उसमें फर्टिलाइजर लगा दी, महीने बाद जाकर रिजल्ट मिले, तो क्या हो, वो जल्दी से जल्दी जितना मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम हो उसके अंदर वो अपना रिजल्ट दे। तो एक तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल को इजीली, तेजी के साथ मिले, रेडियली मीन तेजी से। दूसरी जो हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे वो ये है कि हमारा जो फर्टिलाइजर है इट शुड बी फेयरली सॉल्युबल, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। वो पानी के अंदर अच्छी तरह से, फेयरली मीन बहुत अच्छी तरह से हल हो जाए। तो इससे क्या होगा, हम कहते हैं इससे वो पौधा पानी के अंदर, जैसे जिधर जिधर पानी जाएगा वो वाटर के साथ वो फर्टिलाइजर भी जाएगा। तो इससे क्या होगा, इट इज थॉरोली मिक्स विद द सॉइल। तो वो क्या होएगा, हमारी सॉइल को अच्छी तरह से मिक्स होके मिलेगा। जिधर जिधर पानी जाएगा सॉइल के अंदर, वहां वहां पर क्या जाएगा, ये भी पानी के साथ ही जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हम ये कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि हमने ऐसा फर्टिलाइजर लगाया, उस फर्टिलाइजर लगाने से हमारी फसल जो थी वो खराब हो गई। तो हम कहते हैं इट शुड नॉट इंजरियस फॉर द प्लांट्स। ये हमारे प्लांट्स के लिए इंजरियस ना हो, मतलब हैजर्डियस ना हो, खतरनाक ना हो। ऐसा ना हो कि अगर थोड़ा सा ज्यादा लग गया तो हमारे जो फर्टिलाइजर है, जो प्लांट है सॉरी, वो नुकसान में आ जाएगा, तो हमारा पौधा इससे नुकसानदेह ना हो। नंबर 4 पे हम देखेंगे कि हमारा जो फर्टिलाइजर है इट शुड नॉट अल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की पीएच को चेंज ना करे। पीएच क्या होती है, हम कहते हैं ये एक तरह का स्केल है जो ये बताता है कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। ठीक है, तो अगर इसकी पीएच इंक्रीज करेगी इट्स मीन कि हमारा जो फर्टिलाइजर है वो क्या होगा, उससे डिस्टर्ब होगा। अगर इसकी पीएच डिक्रीज करेगी तब भी क्या होगा, हमारा जो फर्टिलाइजर है, हमारी जो सॉइल है वो क्या होगी, इससे डिस्टर्ब होगी। तो ये हमारी सॉइल की पीएच को चेंज ना करता हो। अगर पीएच कम कर देगा तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी, मिट्टी एसिडिक हो गई, उसके पौधे सही तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर ये बेसिक हुआ फिर भी नुकसान पहुंचेगा। क्लियर? तो हम एक स्केल याद कर लेते हैं। जब किसी चीज की पीएच 7 होती है तो वो होता है न्यूट्रल। अगर किसी चीज की पीएच 7 से हायर हो तो वो क्या होता है, बेसिक। अगर किसी चीज की पीएच 7 से कम हो, लेस हो, तो वो क्या होता है, एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। तो ये आप, तो इसकी जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि ये जब भी इसके ऊपर रेन या वाटर ऐड हो तो रेन और वाटर के ऐड होने से ये क्या रहे, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि पौधा इसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए, इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तो पौधा क्या कर सके, जब बारिश हो इसके ऊपर या पानी पड़े तो ये ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि बाद में पौधा इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। ये इसकी 5वीं प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी हम यहां पर और देखेंगे कि ये इतना ज्यादा स्टेबल हो, इट शुड बी स्टेबल फॉर लॉन्गर टाइम। ये काफी लंबे अरसे तक पौधे को मयसर हो। ऐसा ना हो कि जैसे पानी हुआ एवेपोरेट बन के हवा में उड़ गया, तो इस तरह से ना होना चाहिए। हम कहते हैं ये क्या होना चाहिए, काफी हद तक स्टेबल होना चाहिए ताकि लॉन्ग टाइम तक पौधे को अवेलेबल हो। तो जी बेटा, ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो एक अच्छे फर्टिलाइजर के अंदर होनी चाहिए। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर। जब हम फर्टिलाइजर को क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं। हम कहते हैं जब इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे
क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे कौन सा फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड कर रहा है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तीन है, एक है नाइट्रोजन, एक है पोटाशियम, एक है फॉस्फोरस, तो हम कहते हैं वो वाला फर्टिलाइजर जो पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर वो वाला फर्टिलाइजर जो पौधे को पोटाशियम प्रोवाइड करेगा, इसको हम कहेंगे पोटाशियम फर्टिलाइजर। वो वाला फर्टिलाइजर जो पौधे को फास्फोरस प्रोवाइड करता है, इसको हम कहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, तो ये इनकी तीन क्लासेस हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, पोटाशियम फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ये वाला फर्टिलाइजर पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, पोटाशियम वाला फर्टिलाइजर पौधे को पोटाशियम प्रोवाइड करेगा, और फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर पौधे को फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फॉस्फोरस प्रोवाइड करेगा। क्लियर है बेटा? इसकी बेस पर हम इनकी तीन क्लासेस पढ़ते हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, बेटा ये वो फर्टिलाइजर है दैट विल प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। दे प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट। हम कहते हैं ये पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं नाइट्रोजन दे दिए। भाई नाइट्रोजन का फायदा क्या है, पौधे को क्यों चाहिए नाइट्रोजन? हम कहते हैं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। भाई क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं जी यहाँ पर। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, पहली इंपॉर्टेंस हम कहते हैं जब पौधा अर्ली स्टेजेस पर होता है, अर्ली स्टेजेस पर पौधा भी ग्रो कर रहा होता है, तो उसमें दो चीजों की डेवलपमेंट हो रही होती है। एक उसका स्टेम, इसमें दो चीजों की डेवलपमेंट हो रही है, एक उसका स्टेम और दूसरा उसका लीफ। तो पौधे की दोनों चीजों को, स्टेम और डेवलपमेंट की लीफ के लिए, लीफ की डेवलपमेंट के लिए और स्टेम की डेवलपमेंट के लिए अर्ली एजेस में किस चीज की जरूरत होती है? नाइट्रोजन की। किस चीज की जरूरत होती है? नाइट्रोजन की। तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ लिया कि अर्ली डेवलपमेंट में, अर्ली स्टेजेस पर पौधे को स्टेम और लीफ की डेवलपमेंट के अंदर नाइट्रोजन की जरूरत होती है। भाई और भी कोई काम करता है नाइट्रोजन? तो हम कहते हैं पौधे के अंदर जितनी भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स बनाती है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर आपको याद हो तो हमने अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? दे आर सब यूनिट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो हम कहते हैं ये नाइट्रोजन है, कार्बन जो है ये दरमियान में होता है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ अमाइनो ग्रुप, एक तरफ R और एक तरफ होता है COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ होता है अमाइनो ग्रुप। तो ये जो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो ग्रुप है, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधे में प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। प्रोटीन्स बनाने के लिए पौधे के अंदर जरूरी होता है भाई। और हम कहते हैं ये ग्रीन कलर देता है प्लांट्स की लीव्स को, इट गिव द ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये पत्तों को, लीव्स को ग्रीन कलर देता है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो पत्ते पीले पड़ जाएंगे, फसल सारी खराब हो जाएगी, पौधा सही तरह से फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा।
तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हम कहते हैं ये दो चीजों को इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीज द क्वालिटी प्लस यील्ड। यील्ड कहते हैं पैदावार को, तो ये पौधे की क्वालिटी को भी बेहतर करेगा और पैदावार को भी बढ़ा देगा। तो ये बेटा नाइट्रोजन की कुछ इंपॉर्टेंस, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है। अर्ली स्टेजेस में स्टेम और लीफ की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, प्रोटीन का मेन हिस्सा है, ग्रीन कलर्स देने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ये पौधे की प्रोडक्ट को भी बढ़ाता है और उसके साथ उसकी क्वालिटी को भी बेहतर करता है। जी बेटा नेक्स्ट देखेंगे, क्या इसकी कोई एग्जांपल्स भी हैं? तो हम कहते हैं यस। यहाँ पर मैं बहुत सारी एग्जांपल लिखूंगा बेटा, जरा वन बाय वन इनको देख लीजिएगा। सबसे पहली एग्जांपल है अमोनिया। सिंपल से मुश्किल की तरफ जाएंगे। अमोनिया, अमोनिया के बाद यूरिया, यूरिया के बाद अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम। सर ये क्या आप तो अमोनियम ही अमोनियम लिखते जा रहे हैं, तो बेटा हम इसको थोड़ा सा सीक्वेंस देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अमोनियम सल्फेट, फिर देखेंगे अमोनियम फॉस्फेट, फिर देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट। तो ये कुछ जो है ये अमोनियम के साथ वर्ड आ रहे हैं। अच्छा एक वर्ड है दैट इज कैल्शियम साइनामाइड। तो ये कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जिनकी आपने एग्जांपल्स याद कर लेनी है। ये सारी इसकी क्या है एग्जांपल। अभी तक हम इसकी 3 हेडिंग्स पढ़ चुके हैं बच्चों। पहली हमने पढ़ी डेफिनेशन, दूसरी हमने पढ़ी इसकी नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस, तीसरी हमने पढ़ी इसके एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं इसमें से 2 फर्टिलाइजर्स जिनको आपकी बुक में डिस्कस किया है हम भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 यूरिया। यूरिया, यूरिया की क्या इंपॉर्टेंस है? पहला पॉइंट तो मैं ये लिखूंगा कि ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है, इस फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है, हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। भाई कितना? हम कहते हैं 46%। जितने भी नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स हैं किसी में भी नाइट्रोजन इतनी ज्यादा प्रेजेंट नहीं होती। हम कहते हैं इसमें क्या है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है 46%। दूसरी जो हम इसकी क्वालिटी पढ़ेंगे नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर यूरिया की, हम इसमें देखते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, इसको हम कहते हैं abundantly used in पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो यूरिया खाद है ये इस्तेमाल की जाती है। क्लियर बेटा? उसके बाद हम देखेंगे यूरिया जो है ये और क्या काम करती है। हम कहते हैं ये पौधों को सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती है। इस फॉर्म में अवेलेबल होती है बेटे, सॉलिड फॉर्म में। तो ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है कि नाइट्रोजन इसमें 46% होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर है। पाकिस्तान के अंदर उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है और ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगला फर्टिलाइजर देखेंगे और इस फर्टिलाइजर का हमने नाम रखा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या काम करता है? हम कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट ये हर फसल को दिया जा सकता है। इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल क्रॉप्स। ये हर क्रॉप के लिए बेनिफिट है, ठीक है भाई, बट एक के लिए नहीं, एक्सेप्ट वन, दैट इज पैडी राइस। पैडी राइस, पैडी राइस हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं चावल की जो फसल होती है उसके लिए ये अच्छा नहीं है। भाई क्यों नहीं है? पेपर में आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट सुटेबल फॉर द पैडी राइस। ये पैडी राइस के लिए क्यों जरूरी नहीं है? हम कहते हैं ये पैडी राइस के अंदर एक काम करता है, इसके अंदर फ्लडेड फील्ड्स होती हैं,
फ्लडेड फील्ड्स मीन, आपको पता है चावल का जो काश्त होती है, जब चावल की फसल उगाते हैं तो बहुत ज्यादा पानी खड़ा कर देते हैं उस फसल के अंदर, तो इसको हम कहते हैं फ्लडेड फील्ड्स। और इन फ्लडेड फील्ड्स के अंदर स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा, तो हम कहते हैं ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ही इनके अंदर ये नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट ऐड करेंगे तो ये क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को ब्रेक कर देंगे। अमोनियम नाइट्रेट, इसको ये क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। कौन, बैक्टीरिया। डिकम्पोज करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन N2 के अंदर। तो ये क्या करते हैं, फ्लडेड फील्ड्स के अंदर बैक्टीरिया है, आपने उसी फील्ड में अमोनियम नाइट्रेट ऐड कर दिया, ये क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे। भाई नाइट्रोजन पौधे में थोड़ी जैसे होनी है, सॉइल पे थोड़ी जैसे होगी, ये तो क्या करेगी, गैस बन के एटमोस्फेयर में चली जाएगी। तो हमने कहा हमने जितने भी पैसे लगाए थे सारे क्या हो गए, जाया, क्योंकि वो पौधे को, सॉइल को तो वो मिला नहीं नाइट्रोजन, वो तो सारा क्या होएगा, हवा में उड़ जाएगा। तो ये एक चीज को आपने फोकस करना है कि इसको राइस की फील्ड में नहीं देना, बाकी हर फील्ड के लिए फायदेमंद है। लास्ट पर हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे इसके लिए, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक हम कहते हैं ये वो वाली चीज होती है दैट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है। मॉइस्चर को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, हवा में नमी है, तो उसको अपने अंदर हल कर लेगी। ये अमूमन तब होता है जैसे हमने क्या किया, कोई नमक रख दिया प्लेट में डाल के, तो अगर हवा के अंदर नमी है तो ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से वो नमी में थोड़ा सा सैलाब आ जाता है। जैसे हम कहते हैं नमक या चीनी या कोई भी चीज है वो सैलाबी हो जाती है, सिल्ली हो जाती है, तो इसके लिए हम ये वर्ड बोलते हैं। ये भी क्या करेंगी, ये भी क्या करती है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है। इनको भी क्या नाम दिया जाता है, हाइग्रोस्कोपिक का नाम दिया जाता है। क्लियर है बेटा। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर हम कहते हैं ये वो फर्टिलाइजर है जो पौधे को फास्फोरस प्रोवाइड करेगी, दैट प्रोवाइड फास्फोरस। अब हम देखेंगे क्या फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, भाई इंपॉर्टेंट तो है, भाई किन किन चीजों में इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। जब पौधा अर्ली स्टेजेस पर होता है, अभी पौधा ग्रो कर रहा है अर्ली स्टेजेस में, तो हम कहते हैं अर्ली स्टेजेस के लिए उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाता है, ये स्टिमुलेट करवाता है अर्ली ग्रोथ में। स्टिमुलेट मीन उसकी क्या करेगा, स्पीड को तेज कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसकी स्पीड को तेज करने में हेल्प कर देगा। तो एक तो ये अर्ली स्टेजेस में उसकी स्पीड को, उसकी ग्रोथ को थोड़ा तेज कर देता है। और हम कहते हैं लेटर स्टेजेस में, लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, जब पौधा पूरा डेवलप हो चुका होता है, अब उसके अंदर फ्रूट लगना है, सीड लगना है, तो हम कहते हैं सीड एंड फ्रूट। ये लास्ट स्टेज पर आ चुका होता है पौधा, तो उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, फास्फोरस रिक्वायर्ड होता है। तो फास्फोरस की दो इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अर्ली स्टेजेस में ये पौधे की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, और लेटर स्टेजेस में ये पौधे के अंदर जो सीड और फ्रूट बन रहे हैं उनकी मिकदार को या उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा जल्दी से फ्रूट लग जाए या पक जाए, उनके अंदर ये इस्तेमाल होगा। दूसरा जो हम कहेंगे फास्फोरस, इट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिसीजेस। ये एक तरह का पौधे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देता है। डिसीजेस, ये क्या करेगा, पौधे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डिसीजेस के खिलाफ, कि वो बीमारियों के खिलाफ लड़े, ठीक है। तो पौधे का क्या कर देगा, ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये इसके बारे में कुछ इसके फंक्शंस थे, इनकी इंपॉर्टेंस थी, ये आपने देख लेनी है। जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपने इसकी इंपॉर्टेंस देख ली। एक पॉइंट आपने जिसके बारे में और याद करना है वो है इसकी सॉल्युबिलिटीज। इसकी जो कंपोजिशन है
डिफरेंस फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर है, डिफरेंट की कंपोजिशन डिफरेंट है, तो इनकी जब कंपोजिशन डिफरेंट होती है तो इनकी सॉल्युबिलिटीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। सॉल्युबिलिटीज सॉल्युबिलिटीज भी क्या हो गई, डिफरेंट। हम कहते हैं जब इनकी कंपोजिशन डिफरेंट हुई, इनकी सॉल्युबिलिटीज भी डिफरेंट हुई। सेम ऐसे ही जैसे आपके पास 3 बीकर हैं, एक बीकर में आपने डाल दी शुगर, शुगर हल की, फौरन से हल हो जाएगी। दूसरे में आपने सॉल्ट ऐड किया, वाटर है, वाटर में सॉल्ट ऐड किया, हल तो हो जाएगा, लेकिन एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ सैंड ले लिया आपने और उसको क्या कर रहे हो आप, वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो जल्दी हल ही नहीं होगी, होगी लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल, बल्कि नहीं होगी हल। तो हम कहते हैं इसी तरह से कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जिनकी कंपोजिशन चेंज कर देते हैं फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर की, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। कुछ पौधे को अर्ली स्टेजेस पर जल्दी से अवेलेबल होती है, फौरन हल हो जाती है, तो कुछ होती हैं जो थोड़ा टाइम लास्ट स्टेजेस पर जाके रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें सीड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। क्या बेटा, तो इनकी डिफरेंट कंपोजिशन की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटीज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वो है इनकी एग्जांपल्स। इनकी एग्जांपल यहां पर दो हैं, एक है सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। फॉर्मूला होगा CaHPO4 की2, CaHPO4 की2। अच्छा, दूसरा हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें लिखे हैं NH4 की 2 डाई अमोनियम फॉस्फेट, HPO4 दैट इज फॉस्फेट। क्या इसका एक और नाम ट्रिपल फॉस्फेट भी कहते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट। तो ये इसके जो है ये दो नाम हैं, तो एक बन गया डायमोनियम फॉस्फेट, एक बन गया ट्रिपल फॉस्फेट, ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। पोटाशियम फर्टिलाइजर, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स क्या है, हम कहते हैं ये वो फर्टिलाइजर है जो पौधे को पोटाशियम प्रोवाइड करेंगे, वो वाले फर्टिलाइजर्स दैट प्रोवाइड पोटाशियम, जो पौधे को पोटाशियम प्रोवाइड करेंगे उनको हम कहेंगे पोटाशियम फर्टिलाइजर। अच्छा ठीक है भाई, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, तो हम कहते हैं यस। पोटाशियम क्यों जरूरी होता है, पोटाशियम पौधे के अंदर 3 चीजें बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। नंबर 1 स्टार्च, नंबर 2 शुगर एंड नंबर 3 इज द फाइब्रस मटेरियल। देखो बेटा, जब पौधे में कोई फ्रूट बनता है वो अभी कच्चा फ्रूट होता है, जैसे अमरूद है कच्चा हुआ है, तो हम उसको कहेंगे स्टार्च, क्या कहेंगे, स्टार्च। इसके अलावा भी पौधे के अंदर जो चीजें अभी डिवेल्प हो चुकी होती हैं लेकिन अभी पकी नहीं होती, उनको हम क्या नाम देते हैं, स्टार्च का नाम देते हैं। शुगर क्या है, शुगर हम कहते हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट जो ताजा ताजा बन रही होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, शुगर का नाम देते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, वो शुगर है। जब एक पौधा पक जाता है तो उसके अंदर भी, फ्रूट जब पक जाता है तो उसके अंदर भी स्टार्च इसमें कन्वर्ट हो जाती है शुगर के अंदर, क्या वो हमारी बॉडी में जाके इजीली डाइजेस्टिबल है। इसी तरह से अगर हम फाइब्रस मटेरियल की बात करें तो इसमें पौधे की सारी लकड़ी आ जाती है, सेलुलोज आ जाता है पौधे का, सेलुलोज। और ये सेलुलोज किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, हम कहते हैं ये पौधे का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तने को मजबूत करने के लिए, पत्तों को बनाने के लिए, वहां पर ये सारी चीजें स्ट्रक्चरल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो पोटाशियम जो है ये पौधे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द डिसीजेस, डिसीजेस के खिलाफ
फाइट करने के लिए ये पौधे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग बनाता है इम्यून सिस्टम। तीसरा, ये पौधे की हेल्दी ग्रोथ करता है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, ये पौधे की रूट्स को बहुत मजबूत बना देता है, हेल्दी बना देता है, जिससे पौधा क्या कर सकता है, काफी गहराई तक भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये बेटा सारे जो थे ये इंपॉर्टेंस थे किसकी, फर्टिलाइजर के। अब हम देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ पर लगाया जाएगा। तो ज्यादा जो फर्टिलाइजर ये वाला पोटाशियम फर्टिलाइजर लगाते हैं, ये टोबैको प्लांट में लगाते हैं, कॉफी के प्लांट में लगाते हैं, इसके साथ साथ इसको कॉर्न में लगाया जाता है, छली का जो पौधा होता है, उसके साथ इसको लगाते हैं पोटैटो में। तो ये इन फसलों के लिए ज्यादा जरूरी है। लास्ट पर हम देखेंगे बेटा इसकी एग्जाम्पल, पोटाशियम फर्टिलाइजर्स की एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के अंदर हम इसकी दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बल्कि तीन हैं। एक है पोटाशियम क्लोराइड, दूसरा है पोटाशियम नाइट्रेट, एंड थर्ड वन इज पोटाशियम फॉस्फेट, पोटाशियम सल्फेट, सॉरी पोटाशियम सल्फेट। तो ये बेटो हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने तीनों फर्टिलाइजर्स को डिटेल से डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। एक दफ़ा लेक्चर को रिवाइज करके जरूर देखिएगा, ताकि ये लेक्चर आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कह रहे बेटा लास्ट में मैं आपको एक पिक शेयर करूंगा, उसके अंदर इनकी सबकी हेडिंग्स बनी हुई होंगी, इंपॉर्टेंस और इनके फंक्शन, ये क्या क्या काम करते हैं और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, सारी हेडिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी।